गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ रिव्यू करेंगे पुराना पुराना जो अभी तक आपने जो पढ़ा है ऊपर। एक कुछ एग्जांपल्स लेने से ही फंडामेंटल क्लियर होते हैं। अगर आप एग्जांपल सॉल्व कर पाए इसका मतलब आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। छोटी छोटी चीज में भी अटक जाते हैं लोग। आज वही करेंगे। कैसा है आपका, क्या सजेशन है? ये क्या करना है क्या वैसा? यस सर। देगा ना? यस सर। स्मॉल और दिस थिंग आल्सो। पुराने इक्वेशंस भी याद रहेंगे तो भी चलेगा। Now let us start with first example. Small है। रेडी? यस सर। और रेडी ना? पहले सिंपल सिंपल करते हैं, बाद में थोड़े डिफिकल्ट भी करेंगे। थोड़े से ट्रिकी है लेकिन समझ लेना आप। एग्जांपल, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 15 lb water by 20 degree Fahrenheit. क्वेश्चन सबको मालूम है? Q is equal to WC into delta T. सर MCP डेल्टा टी ना? MCP delta T, M को बोलो या W बोलो, MCP delta T। चलो, 15 pound 20 degree Fahrenheit। क्या आएगा हीट? सर सीपी क्या लेना है यहाँ पे? सीपी क्या होता है पानी का? 1। वन लीजिए, जो कैलोरी में हो या बीटीयू में हो, वाटर सीपी इज 1। और सर डेल्टा टी? सिर्फ जूल में वो 4.2 या 4.3 होता है जूल। ऐसा यूनिट्स में, ओके। ऐसा यूनिट में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज समथिंग 4.26 समथिंग लाइक। सर डेल्टा टी कैसे निकालना? डेल्टा टी दिया है। डेल्टा टी क्या लिखा है? हाउ मच 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। required to raise temperature of 15 lb of water by 20 degree centigrade, 20 degree Fahrenheit। 20 डिग्री से बढ़ाना है, मतलब डेल्टा टी कितना हो गया? 20। 20 हो गया। कितना हो गया हीट, कितना हो गया? सर हीट हो गया 300 BTU। करेक्ट, 300 BTU। मेरी आवाज बराबर आ रही ना आप लोग को? यस सर। ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स रहते हैं, इसमें भी अपने को एकदम फास्ट होना चाहिए। इसमें भी अपना थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब अभी भी हमको रिव्यू करना जरूरी है फंडामेंटल सब। यस सर। Now again you take one more example. How many pounds of water? समझ लीजिए,
How many pounds of water can be heated by 6 degree Fahrenheit? अगेन यहाँ पे भी डेल्टा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. यहाँ पे भी डेल्टा टी 6 डिग्री फ़ारेनहाइट है. Okay. How many pounds of water can be heated by 6 degree Fahrenheit by 72 BTU? 72 BTU. BTU. M निकालना है. हाँ, रेट भी निकालना उसका. M is equal to 12. 12 क्या? पाउंड नहीं पाउंड. 12 pound. 12 pound. 12 पाउंड. फिर बाकी सबको आ गया है तीनों को. Yes sir. विघ्नेश, विश्वेश, अजय सब Yes, sir. क्लियर है? 12 पाउंड. हाँ सर. Yes sir. विघ्नेश आपको क्लियर हो गया ये दोनों इक्वेशन? Yes sir. Now take another example. How much heat is required to raise temperature of glycerine 25 pound by 5 degree Fahrenheit? सर प्लीज रिपीट. How much heat is required to raise temperature of glycerine 25 pound glycerine, मतलब उसका एम क्या है 25 पाउंड एलबी by 5 degree Fahrenheit. Specific heat of glycerin is 0.5. अजय. हेलो अजय. Yes yes. प्लीज म्यूट योर. Okay. Specific heat of glycerin is 0.5. सिक्सटी 2.5 क्या यूनिट बीटीयू. बीटीयू. करेक्ट है सबका? Yes sir. Everybody is understanding? गोरे तुमचं स्वामीराज गोरे आपने किया है तीनों? ना म्यूट है क्या? हेलो हेलो. Yes sir. यस सर. वो स्वामीराज थे ना, नहीं चले गए. हाँ, स्वामीराज गोरे. हेलो सर. स्वामीराज आपने आपको समझ में आया सब ये एग्जांपल्स? सर मुझे आवाज नहीं आ रहा. ऐसा स्टॉप स्टॉप होके आवाज आ रहा आवाज नहीं आ रही मेरी? है. हाँ सर थोड़ा वॉइस ब्रेक हो क्या रहा है. वन मिनट वेट कीजिए.
आपको बाकीच्यांना आवाज येतोय ना? हो सर. हो येतोय. पण यांनाच आवाज काय येत नाहीये म्हणजे आपको एक भी एग्जांपल नहीं समझ में आया क्या? उनका लोकल प्रॉब्लम है कोई. नहीं, आपको एक भी एग्जांपल नहीं आया समझ में? हाँ सर, नहीं आया. ये वापस एग्जांपल आप लीजिए जरा, इसको देखिए समझ में अभी सुननाई देता है कि देखिए दूसरा एग्जांपल है. हेलो, यस सर. आपको एमसीपी डेल्टा टी मालूम है इक्वेशन? नहीं सर. एमसीपी डेल्टा टी मालूम है कि नहीं हीट का? नहीं सर, मैं उस लेक्चर में नहीं था. तो कोई भी एमसीपी डेल्टा टी मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, ये अगर पाउंड में है और डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो ये बीटीयू में कैलकुलेट होता है. अगर ये केजी में है और डिग्री सेंटीग्रेड में है तो किलो कैलोरी में हीट कैलकुलेट होता है. हीट का Okay. यूनिट बीटीयू है और हीट का यूनिट किलो कैलोरी है. ये तो समझ में आया अभी एमसीपी डेल्टा टी नाउ? हो, ओके सर. हाँ, ओके. ओके. नाउ इसके हिसाब से हमने अभी एक कैलकुलेट किया है, वापस आप कीजिए सर. देखिए 25 पाउंड ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का 25 पाउंड है, उसका डेल्टा डिग्री उसको 5 डिग्री से रेज करना है टेम्परेचर. डेल्टा टी हो गया 5, एम हो गया 25 और यहाँ पे उसका स्पेसिफिक हीट दिया है 0.5. तो 25 इंटू 5 इंटू 0.5 या 62.5 बीटीयू हो गया. ओके बराबर? सर. ओके. ये समझ में आया? ओ ओके सर. अभी आप दूसरा रिवर्स लिख के लीजिए सब. ओके. हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ग्लिसरीन कैन बी हीटेड? यस. हेलो, यस सर. अभी आवाज आ रहा है ठीक से ना? हाँ सर. अभी आ रहा है. हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ग्लिसरीन कैन बी हीटेड बाय 12 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय 160 बीटीयू. इसमें बीटीयू दिया है, डेल्टा टी दिया है, आपको मास निकालना है. हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ग्लिसरीन? कितना आया? $26.6 26.6 26.6. पाउंड. हाँ. करेक्ट. सबका आया. 160 को डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5. इक्वेशन क्या हो जाता है? 160 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 12 इंटू 0.5. डब्ल्यू निकालने का है तो 160 डिवाइडेड बाय 12 बाय 0.5. समझ गया? अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? यस सर. Yes sir. नाउ अभी ये निकालिए. हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 pound of wrought iron? How much heat is needed to raise the temperature of 5 pound of wrought iron from 70 degree Fahrenheit to 83 degree Fahrenheit? From 70 degree Fahrenheit to 83 degree Fahrenheit, take the specific heat of wrought iron is 0.114. Uh, 70 to 80 degree, 83 degree Fahrenheit.
70 to 83. मतलब 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 83 डिग्री फ़ारेनहाइट. 83. 7.41 7.4. क्या यूनिट क्या है? BTU. BTU. करेक्ट? अंडरस्टूड? Yes, sir. How much heat must be removed? How much heat must be removed to cool 500 pound of ice? How much heat must be removed to cool 500 pound of ice from 32 degree Fahrenheit to 20 degree Fahrenheit? 20. Sir, how much? 20. 500 pound of ice from 32 degree Fahrenheit to 20 degree Fahrenheit. Okay. Specific heat of ice क्या है? 0.5. कितना आया? BTU 3000 BTU. कितनी? 3000. 3000 BTU. करेक्ट? सबका आया? नहीं सर, एक मिनट. हाँ सर, 3000 BTU है. यस सर. नाउ थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है. अभी ये केजी में है. अभी तक आपने सब BTU में निकाला, अभी किलो कैलोरी वाला है. इसमें भी देख लेना जरा प्रॉपरली. इसमें भी वाटर का स्पेसिफिक वन ही है. नाउ द एग्जांपल इज, ये आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना साइट में? यस सर, पूरा लिख रहे हैं. हाँ, ये आपके नोट डाउन कीजिए, इसके काम में आएगा आपको. एग्जामिनेशंस में हो सकता है इसी टाइप के सवाल आ जाए सब. तो इसको नोट डाउन करते रहिए, इट विल बी यूजफुल टू यू. 10 kg of water at 25 degree centigrade. 10 kg of water at 25 degree centigrade to be converted to ice. Ten kg of water at 25 degree centigrade to be converted to ice. What is the amount of heat to be removed? आया समझ में क्वेश्चन? सिंपल है, हो जाना चाहिए था अभी तक. 250 किलो कैलोरीज. हाँ, 250 किलो कैलोरीज. 250 किलो कैलोरी. कोणी विश्वेशनी काढलं? विश्वेशनी बोला. Oh yes sir. Yes sir. हाँ, Yes sir. विश्वेशनी. और किसी का आंसर है? अजय जगताप, आपका क्या आंसर है? सर, स्पेसिफिक हिट क्या कंसिडर करनी पड़ेगी इधर? वाटर है ना, 10 kg ऑफ वाटर है. ओके.
वाटर को 25 डिग्री से One. कन्वर्ट करना आइस में, तो स्पेसिफिक हीट तो 1 ही रहेगा। यस यस। डेल्टा टी कितना रहेगा आपके हिसाब से? कूल करना है ना। 25 डिग्री को कूल करना है आइस पे, तो डेल्टा टी कितना रहेगा? 25 हाँ, आइस कितने पे तैयार होता है? 0 0। 0 25 माइनस 0, तो 25 क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी। हाँ, तो किलो कैलोरी कितना हो गया? 250 250 हाँ, 250 250 किलो कैलोरी। 250 किलो कैलोरी। अभी विश्वेश ने भी 250 निकाला है, आपने भी 250 निकाला है, जिग्नेश ने निकाला है Yes, क्या? जिग्नेश, स्वामीराज, इन लोग ने निकाला है। यस सर। यहाँ तक सबका ठीक है, लेकिन यस ये आंसर गलत है। इसमें क्या चेंज होना और ऐड होना चाहिए? लेटेंट हीट। हाँ, तो लेटेंट हीट ऐड होना चाहिए ना आइस का। यस आइस का लेटेंट हीट कितना है? 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके। आइस लेटेंट हीट इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पे कितना केजी आइस है? 10 हाँ 10 kg। हाँ, तो कितना किलो कैलोरी लेटेंट हीट ऐड होगा? 800 800। तो टोटल कितना हो गया? 250 प्लस 800। 250 प्लस 800, 1050 किलो कैलोरी। अरे आवाज कमी करा थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आया विश्वेश? यस सर, लगा ही था। हाँ, ध्यान में नहीं था, लेटेंट हीट भूल गए। हाँ नहीं, लगा ही था कुछ गलत। देखिए, जब भी फेस, याद रखो, जब फेस चेंज होता है, जब मैं किसी पानी को आइस कर रहा हूँ, आइस को पानी कर रहा हूँ, आइस पानी को स्टीम कर रहा हूँ, स्टीम को पानी कर रहा हूँ, उस समय हमेशा जब भी फेस चेंज होता है, उस समय लेटेंट हीट को आना ही आना है पिक्चर में। तो उसको भूलो मत, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल रहते सब। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीम का किलो कैलोरीज में है 80 किलो कैलोरी पर केजी, बराबर? सॉरी, आइस का मतलब क्या होता है कि 1 केजी आइस बनाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 80 किलो कैलोरीज हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव। और वैसे ही 1 केजी पानी का स्टीम बनाने के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो किलो कैलोरी लगती है लेटेंट हीट स्टीम की, वो है 540 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अभी सेम प्रॉब्लम को हम रिवर्स करेंगे। 10 kg of water at 25 degree centigrade to be converted into saturated steam. What is the amount of heat required to be added? पहले आइस था, अभी हम इसको स्टीम कर रहे हैं। सर रिपीट कीजिए ना एक बार, क्या बोल? 10 kg of water at 25 degree centigrade ओके। to be converted into saturated steam. What is the amount of heat required to be added? पहले सेंसिबल हीट निकालिए, बाद में लेटेंट हीट निकालिए। आपको हिंट दे दिए हैं। 6150। 6150 करेक्ट। सबका आया क्या? किसका नहीं आया? नहीं सर। अजय, तुम्हारा नहीं आया? एक मिनट सर। सर M10 है, CP1 है, राइट? एम कितना? M10 kg हाँ। और CP1 है। हम्म और डेल्टा टी क्या लेना है?
क्या लेना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, उसका हम स्टीम कर रहे हैं, तो स्टीम करने के लिए पहले, स्टीम करते समय पहले टेम्परेचर कौन सा राइज होगा, कहां तक राइज होगा जहां से स्टीम शुरू होती है? वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू होता है? और 25 डिग्री उसका इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री है। स्टीम बनाने के लिए उसको पहले कौन से टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा? 100। 100। डेल्टा टी कितना हो गया? 75। 75। तो 75 इंटू 10, तो लेटेंट सेंसिबल हीट कितना हो गया? 750 किलो कैलोरी। ओके। अभी नाउ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 किलो कैलोरी पर केजी, और 10 केजी है पानी, उसको 10 केजी स्टीम होगा, तो 5400 किलो कैलोरी पर केजी लेटेंट हीट ऐड हो जाएगा। नहीं सर, लैटेंट हीट ऑफ वाटर 540 क्या बोला सर वो आपने? 540 किलो कैलोरी पर केजी। 1 केजी पानी का स्टीम बनाने के लिए 540 किलो कैलोरी लेटेंट हीट लगता है। जैसे 80 किलो कैलोरी बर्फ करने के लिए लगता है, वैसे स्टीम करने के लिए 540 किलो कैलोरी पर केजी लगता है पानी को। ओके। हाँ, तो 10 केजी पानी को कितना लगा? 5400। ओके। 1 केजी को 540, तो 10 केजी को 5400 किलो कैलोरी। हाँ, तो दोनों का टोटल करेंगे 750 प्लस 5400, तो कितना हो गया? 6150। ओके। ये किलो कैलोरी हो गया दोनों का। किलो कैलोरी। ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन उसको फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने बताया भी था पहली बार। अब वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूले से आप उसको निकालना है। लिख लीजिए, 10 kg ऑफ वाटर at 25 degree centigrade is mixed with 8 kg of water at 10 degree centigrade. What will be the mixing temperature? देखिए, इसमें आपको फार्मूला ऐसा लेना है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। अगर समझ लीजिए पहले केस में M1 T1 है, दूसरे केस में M2 T2 है। पहले केस में मास M1 है, टेम्परेचर T1 है, दूसरे केस में मास M2 है, टेम्परेचर T2 है। तो इक्वेशन क्या रहेगा? हीट लॉस्ट बाय मास 1 इज इक्वल टू हीट गेन बाय मास 2, बराबर। हीट लॉस बाय मास 1 इज इक्वल टू हीट गेन बाय मास 2। तो पहले इक्वेशन हो गया M1 into Cp, which is 1 here in water, M1 into Cp multiplied by T1 minus T mix। जो T मिक्सिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वो T mix पकड़िए, तो M1 into C T1 minus T mix is equal to M2 into C T mix minus T2। फिर से बताइए ना सर। फॉर्मूला लिख लीजिए आप, M1 into C
M1 into C Okay. multiplied by Okay. T1 minus T mix. T1 minus M1 T into mix C, हाँ, M1 into C into T1 minus T mix. is equal to M2 into C Hmm. multiplied by T mix minus T2. ठीक है, अभी ये केस में दोनों में सी जो है दोनों में 1 है, स्पेसिफिक हीट दोनों केस में 1 है. Hmm. तो अभी आप मिक्सिंग टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए ये फार्मूले से. Sir, answer is 18.3 degree Celsius. हाँ करेक्ट है, तुम्हारा आया 18.33. सबका आया क्या? इधर सिंपल इक्वेशन है, इसमें कोई ये नहीं, इसमें प्लेन मैथमेटिक्स है. आपको T1 मालूम है, T2 मालूम है, M मालूम है, M2 मालूम है, C मालूम है, आपको T मिक्स निकालना है. आया किसी का 18.33 इज आंसर? नहीं सर, हमारा अलग आया था. एक नहीं मिनट, आ रहा है? अलग आ रहा था. एक मिनट. कैसे आ रहा है? क्या इक्वेशन कैसे दिया है आपने? 10 आपने M1 10 लिया यस यस यस, इंटू 1 स्पेसिफिक हीट 1 लिया. राइट. हाँ, समझ. अच्छा बाद में मल्टीप्लाई T1 कितना लिया? T1 इज 25. 25. T1 माइनस T मिक्स, यस. तो ये इक्वेशन हो गया. T1 माइनस T मिक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 इंटू अगेन 1 राइट. T Yes. मिक्स माइनस 10. यस. अभी इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है. 250 ओके. 250 minus 10 T max is equal to 8 T max minus 80. So 18 T max is equal to 330. So T max is equal to 330 by 18, 18.33. 250 minus 10 T mix is equal to 8 T mix minus 80, right? Yes. So 18 T mix वो आप इसको यहाँ पे रिवर्स कर लिया है आपने, 10 को यहाँ लेके आ जाए तो 18 T mix is equal to 250 plus 80, 333. 330. ओके. 330 डिवाइडेड बाय 18 आपका हो जाता है 18.33 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, आके. समझ में आया ना? यस सर, यस. ये सिंपल है. देखिए आपको वैसे आपको मतलब देखो इसमें आप समझ लीजिए कि 25 डिग्री का पानी है जिसकी क्वांटिटी 10 केजी है और वो मिक्स हो रहा है 8 केजी पानी में जिसका टेम्परेचर 10 है. मतलब वो कम वॉल्यूम कम उसका जो जिसके साथ मिक्स हो रहा है उसका वेट कम है, उसका टेम्परेचर भी कम है. तो नेचुरली उसका मिक्सिंग टेम्परेचर ये 25 से नीचे ही आएगा. ये भी आप टेली कर लीजिए, कंसेप्चुअली फंडामेंटली देख लीजिए कि कभी किसी का अगर किसी का आंसर 26 आता था, 27 आता था, तो उसको अलार्मिंग लगना चाहिए, नहीं भैया 25 से तो नीचे ही आना चाहिए. कुछ अपना मैथमेटिक्स में चेंज हो रहा है इसका मतलब. ओके. यू कैन वेरीफाई दैट वे. ठीक है. थोड़ा सा ये लीजिए.
ब्राइन सोल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन है। टू कूल कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन, क्वांटिटी है 1000 liters। This is to be cooled from 2 degree centigrade to -3 degree centigrade। क्वांटिटी 1000 लीटर है, लीटर है, ध्यान Cooled रखिए, यूनिट पे ध्यान रखिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्राइन इज 0.73। cooled from temperature क्या सर? हाँ, Cooled from 2 degree centigrade to -3 degree centigrade। specific heat 0.73। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.182। अपने को निकालना है हीट कितना है। सर 0.73 क्या था? हाँ, 0.73 क्या था? 0.73 स्पेसिफिक हीट है ब्राइन का। ओके। निकालना नहीं काढा लगा। गर्मी की डेल्टा टी कितना हो गया कि इस केस में 5 डिग्री। ओके, और क्या दिया है? प्राइम स्पेसिफिक हीट दिया है 0.73। यस सर। एम क्या है? एम, व्हाट इज एम हियर? 1000 लीटर लीटर एम होता है क्या? लीटर 1000 ही तो होगा क्या? सर, 1000 ही हो जाएगा ना। लीटर क्या है? वॉल्यूम है लीटर। लीटर इज नॉट मेम। ये पानी नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड है। पानी होता तो ठीक है, आप 1000 लीटर का 1000 केजी ले सकते थे पानी में। 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 केजी, ठीक है, पर ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो पानी नहीं है ये। सिटी कितना है? यहाँ पे ही फंडामेंटल्स काम में आते हैं। फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होंगे तो ये आपको इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाता था। अभी इसमें और एक पैरामीटर मैंने क्या दिया है? 1.182। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.182। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। बराबर? Correct or not? Specific gravity is equal to the density of material divided by density of water. करेक्ट है या समझ में ये चीज? यस सर। ओके, अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 यूनिट क्या? लीटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। अगर अभी पानी का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है और कैल्शियम क्लोराइड का डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.182 है, तो कैल्शियम क्लोराइड का डेंसिटी कितना हो गया? 1182। 1182 क्या? केजी पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब। तो अभी 1000 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब? 1। सो मास कितना हो गया? 1182। 1182। हाँ, तो समझ लीजिए अभी मास मिल गया आपको। अभी मास भी मिल गया, डेल्टा टी भी मिल गया, स्पेसिफिक हीट भी मिल गई। अभी कैलकुलेट करिए।
4314.3. ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेशंस. 1182 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.73. ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा सर? किलो कैलोरी. केजी में है ना. हाँ, ओके. केजी, जहाँ केजी है, जहाँ स्पेसिफिक डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में है और जहाँ केजी है वहां पे किलो कैलोरी ही आएगा. ओके. और जहाँ पे पाउंड है और फ़ारेनहाइट है वहाँ पे BTU आएगा. वहां पे BTU आएगा. ओके. कन्वर्जेंस थोड़ा अपने को मालूम होना चाहिए. अब जैसे कन्वर्जन में देखिए, ये एक एग्जांपल और था. टू कूल 300 US गैलन ऑफ वाटर. थोड़ा आज हम ज्यादा एक्सरसाइज इसी पे करते हैं. टू कूल 300 US गैलन ऑफ वाटर फ्रॉम 53 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. Okay. 53 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी है. ये तो स्पेसिफिसिटी आपको मालूम है, पानी है. और ये 1 US गैलन इज इक्वल टू 8.33 पाउंड. डिफरेंस कीजिए 53 माइनस 45. हाँ, One nine 1992. 1992 1992. किलो कैलोरी. Yes sir. नहीं सॉरी BTU. BTU. हाँ, मतलब 20,000 करीबन. ठीक है. हम्म. One more. To cool 100 kg of potato from 25 degree centigrade to 5 degree centigrade. Specific heat of potato is 0.86. Hmm. 1720 किलो कैलोरी. 1720. 1720 किलो कैलोरी. Yes. लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको दिया था करके, वो अभी मैं वापस देता हूँ. लेट अस सी कि आपको कितना ध्यान में है वो. क्योंकि ये चीज आप समझ लीजिए. सिस्टम तो एनर्जी एडेड टू द सिस्टम माइनस द एनर्जी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज द चेंज इन एनर्जी. आप जब सब जानते हैं, चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी एडेड माइनस एनर्जी रिमूव. बराबर.
So there is a room, a person is sitting in the room, और उसमें उसको कंफर्ट कंडीशन करने के लिए उसका जो हीट लॉस हो रहा है रूम में से, द हीट लॉस इज इक्वल टू 6500 BTU per hour. Heat loss is 6500 BTU per hour. और अंदर का जो हीट उसको एनर्जी हीट मिल रही है, या एनर्जी अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, समझ लीजिए हीट एनर्जी इन इज दैट इज 4500 BTU per hour. एग्जाम्पल मैंने करके दिया था आपको, मेरे को देखना है आपको कितना याद है. 6500 BTU आउट है, 4500 उसका इन है. ओके, so how much capacity of heater is to be installed so that there will be comfort or there will be heat balance inside the room? मुझे हीटर का कैपेसिटी बताइए. पॉइंट 0.75. What is the energy change? क्यों टाइम लग रहा है इतना? Are you able to solve this or shall I tell you again? No sir, wait. Sir, Okay. हीट लॉस कितना हो रहा है? heat loss 4500 minus 6500. Heat Yes, loss correct. 6500. हाँ, नहीं तो हाँ तो बराबर बताया आपने. 4500 minus 6500 minus 2500 is a energy change minus 2500, बराबर. Yes. तो माइनस 2500 को अगर हमको मेकअप करना है, उतना BTU पर आवर अगर हम ऐड करेंगे तो वीट बैलेंस हो जाएगा. बराबर. अभी व्हाट इज बैलेंस, व्हाट आगे क्या करना है? 2500 BTU पर आवर है ये. अभी आप सब जानते हो, वापस कंसेप्चुअली मैं बता रहा हूँ. वापस 12 एक बार पूरे दिमाग में रट लीजिए इस चीज को. 12000 BTU पर आवर इज 1 TR ऑफ कैपेसिटी. मालूम है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 1 TR इज इक्वल टू 12000 BTU पर आवर. ये सब जानते हैं आप लोग? Yes sir, yes sir. ओके. 3000 किलो कैलोरी पर आवर इज 1 TR. ये भी जानते हो आप? हेलो. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. जानते हैं कि नहीं आप इस चीज को? Yes sir. हेलो. Yes, sir. एंड ऐसा यूनिट में फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम कंसिडर करते हैं 3.41 या 3.5. 3.5 किलोवाट इज 1 TR. Okay. ओके.
3.5 किलोवाट इज 1 TR. तो इसका मतलब हो जाता है, समझ लीजिए 3500 वाट इज 1 TR. यस तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए, आप देखिए क्या होता है. 3500 watt is 1 TR. इसका मतलब 3000 watt is equal to 12,000 BTU per hour. यस सर. यस सर. अबे इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि 2500 BTU per hour, इसका मतलब कितना होगा वाट, किलोवाट कितना होगा 2500 का. अपने को 2500 निकालना है. अभी इक्वेशन मैंने दे दी आपको. 2000 एक्चुअली BTU ना. 4500 माइनस 6500. हाँ तो हाँ से मतलब 2000. हाँ 2000 ना. हाँ सॉरी 2000. $583 किलोवाट. 583 वैट्स. 583 watt. वैट्स. हाँ 583 वैट्स बराबर है क्या? हाँ सर. यस सर. हाँ समझ लिया ना आपने, अभी समझा कैलकुलेशन? यस सर. यस सर. हेलो हेलो. नेक्स्ट एग्जांपल ले कि ब्रेक चाहिए कि आपको? नहीं ना, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे. Yes, sir. एक रूम एयर कंडीशनर है, एक एयर कंडीशनर है विच इज हैंडलिंग 54,000 BTU per hour sensible heat. Air conditioner is handling 54,000 BTU per hour sensible heat and 6,000 BTU per hour latent heat. So what is the total heat content? And what is its technical name? Sensible is 54,000, latent is 6,000. तो total heat content कितना हो गया? वो 60,000. 60,000 क्या यूनिट बताइए हमेशा? BTU per hour. 60,000 BTU per hour. Now what is its technical name? इसको क्या बोलते हैं? कूलिंग कैपेसिटी. That is okay. but इसको कैपेसिटी ठीक है, लेकिन टोटल हीट का नाम क्या है? What is the technical name to total heat? हीट डिसिपेशन. नहीं नहीं. विश्वेश क्या बोलते हैं? नहीं सर, नहीं याद आ रहा. याद नहीं आ रहा है. सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इज इक्वल टू टोटल हीट. Total heat. इज इक्वल टू व्हाट?
एंथैल्पी। हाँ यस हाँ यस यस ध्यान में रखो अभी इसको हमेशा के लिए, यस सर। ठीक है। ओके, नाउ इसका टीआर कितना हुआ बताइए अभी मुझे। फाइव 5 ईयर। 5 टीआर। ओके, अभी नाउ इसमें देखिए 54,000 सेंसिबल है, 6,000 लेटेंट है, टोटल हीट होता है 60,000। मैंने आपको बताया था सेंसिबल हीट रेशियो या सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसका सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है? कैसे निकालेंगे सेंसिबल हीट फैक्टर? उसका क्या ये है फॉर्मूला? हीट रिजेक्शन, टोटल हीट अपॉन सेंसिबल हीट, नहीं, रिवर्स है, सेंसिबल हीट हीट अपॉन टोटल अपॉन हीट। टोटल हीट, सॉरी। हाँ, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। तो कितना है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, कितना आएगा ये से चार यहाँ पे? 0.9 हाँ, 0.9 0.9 से चल सकता। इसका क्या मतलब हो गया कि 90% लोड में, टोटल लोड में 90% लोड सेंसिबल है और 10% लोड लेटेंट है। आया कि ध्यान में? हाँ, सर फिर से बताइए ना एक बार। 0.9 सेंसिबल हीट फैक्टर आया है। हम्म इसका मतलब ये होता है कि 90% लोड जो है वो सेंसिबल है और 10% लोड लेटेंट है। अभी देखिए टोटल लोड कितना है, 60,000 है, और लेटेंट कितना है उसमें 6,000 है, तो 10% हो गया ना। 54,000 है सेंसिबल है, मतलब 90% हो गया वो। ठीक है, क्या समझ में आया ये चीज? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर ऐसा होता है क्या कि कभी मतलब सेंसिबल हीट से ज्यादा लेटेंट हीट हो, या ऐसा कुछ सम रूल है हो क्या? हो सकता है, हो सकता है। ओके ऑडिटोरियम हो और तुम्हारा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा है, लेटेंट हीट ज्यादा होती है वहाँ पे। वहाँ पे ज्यादा लेटेंट हीट हो सकती है। मान आदमी ज्यादा है समझ लीजिए, कुछ जगह पे मॉइस्चर ऐड हो रहा है सिस्टम में, बाहर से सिस्टम में मॉइस्चर हो रहा है, अंदर मानसून कंडीशन में वेपर बैरियर ट्रीटमेंट नहीं है तो बाहर का मानसून अंदर आ रहा है। ऐसे केस में लेटेंट हीट कभी कभी सेंसिबल हीट से ज्यादा हो सकती है। सर रेयरली अगर नहीं जब नहीं, रेयरली ऐसा होता नहीं, लेकिन वो पॉसिबल है। ओके ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक विचारायचं होतं, म्हणजे आपल्या ही जी सिस्टीम आहे, म्हणजे आता याच्यात सेन्सिबल 90 आहे समजा आणि 10% हे आहे, ती एक सिस्टीम एअर वॉशरची एक सिस्टीम असते बघा, ती इनडायरेक्ट डायरेक्ट इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टीम. हा, त्याच्यात ते काय मटेरियल वापरतात जेणेकरून पहिले ते सेन्सिबल हीट काढतात, म्हणजे काय काढतात, कसं काढतात? त्याच्यामध्ये सेन्सिबल हीट म्हणजे त्याच्यामध्ये एक हीट एक्सचेंजर असतं, प्लेट हीट एक्सचेंजर ओके. टाईप. त्या प्लेट हीट एक्सचेंजर मधनं त्या एअर मधनच एअर तुमच्या प्रायमरी एअर मधनच सर्टेन काही 30% एअर घेतली जाते आणि त्या 30% एअर याला पाणी स्प्रे करून त्याला कूल केलं जातं आणि ती त्या कूल झालेल्या एअरनी त्या हीट एक्सचेंजर मधनं पास केली जाते एका साईडला, आणि दुसऱ्या साईडला तुमची प्रायमरी एअर पास केली जाते.
म्हणजे एअरचं टेम्परेचर फक्त कमी करतात, सेन्सिबल एअर टेम्परेचर. आणि मग त्याच्यात वॉटर ऍड होतच ना सर? वॉटर ऍड कुठल्या आहे, दुसऱ्या स्ट्रीमला ऍड होतं, पहिल्या स्ट्रीमला ऍड नाही होत. समजा 100 CFM एअर तुझी आतमध्ये घेणार आहे तुम्ही, तर त्यातली 30 CFM ची एअर आहे ना, तिला सेपरेट करतात. त्या 30 CFM च्या एअरलाच फक्त वॉटर स्प्रे करतात. आणि ते 30 CFM चं एअर वॉटर स्प्रे करून थंड झालेली एअर 30 CFM ची हीट एक्सचेंजरच्या एका दुसऱ्या बाजूने जाते, आणि दुसऱ्या बाजूनी दुसऱ्या बाजूनी उरलेली 70 CFM जातो. त्यांचं एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट होत नाही, फक्त हीट एक्सचेंज होतं. त्यामुळे प्रायमरी एअरचं फक्त सेन्सिबल कुलिंग केलं जातं. ओके. आणि मग ती सेन्सिबल कूल केलेली एअर पुढे जाऊन एव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग केलं जातं, नॉर्मल ना नेहमी जे करतात तसं मॉइश्चर ऍड करून. म्हणजे लॅटेंट ऍड होतं का सर त्याच्यात नंतर ऍड होतं ना. ओके. नंतर ऍड होऊन त्याचं टेम्परेचर जवळपास वेट बल्ब टेम्परेचर पर्यंत तुम्हाला आणता येतं. ओके. दॅट इज व्हॉट इज ऍड. मध्ये मॉइश्चर वाढतं ना सर, मग त्या मॉइश्चर पण म्हणजे वाढत असेल ना? मॉइश्चर वाढतच ना, कुठल्याही ऑपरेशन प्रोसेस मध्ये मॉइश्चर वाढणारच. हा, म्हणजे असं काही नाही का की त्याच्यात पहिले प्रायमरीला सेन्सिबल काढल्यानंतर आपण करतोय तर मॉइश्चर पण कंट्रोल करू शकतो? दुसऱ्यामध्ये ऍड होतच. किती % तरी सर म्हणजे आउटलेटला असतो आरएच किती % असू शकतो त्याला? 80 to 90? जास्त असते, 85% 90% पर्यंत जात आहेत. 90 ना? ओके. आयडेक्स सिस्टम. ओके. आता तुम्हाला एक अजून फॉर्म्युला हे सांगतोय की एक एक्झाम्पल देतोय पहा. एव्हॅपोरेटर टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड. कुठल्या एका सिस्टमच्या, रेफ्रिजरेशन सिस्टमच्या एव्हॅपोरेटरचं टेम्परेचर आहे -15 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि कंडेन्सिंग टेम्परेचर आहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मली तुम्ही जो सीओपी काढता, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स जो तुम्ही काढता, तो रेफ्रिजरंट इफेक्ट डिवायडेड बाय वर्क डन, बरोबर? हॅलो. येस. रेफ्रिजरंट इफेक्ट डिवायडेड बाय वर्क डन तो सीओपी काढता, ठीक आहे, तो प्रॅक्टिकल सीओपी आहे. पण एखादा युनिट तुम्हाला जो तुम्ही बाजारात गेलात, बाजारात तुम्ही काही रेफ्रिजरेटर विकत घेताय, किंवा कुठले एअर कंडिशनर विकत घेताय, किंवा हीट पंप विकत घेताय, आणि त्याचे जे हे पॅरामीटर्स दिले असतील जशी मी आता तुम्हाला दिले, आणि तो काही सीओपी क्लेम करत असेल, तर तुम्ही एक टूल तुमच्याकडे असू शकतं की जेणेकरून तुम्ही एक गोष्ट काढू शकता की आयडियली, थेओरॅटिकली, ज्याला आपण कार्नट सीओपी म्हणतो किंवा आयडियल सीओपी म्हणतो, जो कधीच अचीव्ह होऊ शकत नाही, तो कसा काढतात? तर तो असा काढतात की तुम्हाला आता मी -15 डिग्री दिलंय आणि 30 डिग्री एव्हॅपोरेशन आहे, आणि -15 एव्हॅपोरेशन आहे आणि 30 डिग्री कंडेन्सेशन आहे. सो एव्हॅपोरेशन टेम्परेचर समजा T1 आहे आणि कंडेन्सिंग टेम्परेचर T2 आहे. तो जो T1 अपॉन T2 मायनस T1 अपॉन T2 मायनस T1 हा तुमचा आयडियल सीओपी झाला. काय लक्षात आलं का? T1 अपॉन T2 मायनस T1 इज कार्नॉट सीओपी. ओके. तर आता याचं तुम्ही सीओपी काढा, बरोबर. फक्त एकच लक्षात घ्यायचंय की 15 डिग्री सेंटीग्रेड जे दिलेले आहे ते तुम्हाला प्रत्येक टेम्परेचर ऍब्सोल्यूट मध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. हे कॅल्क्युलेशन्स करताना तुम्हाला ऍब्सोल्यूट स्केल मध्ये जावं लागेल. तुम्हाला डायरेक्ट 15 आणि 30 घेता येणार नाही. ऍब्सोल्यूट घेण्यासाठी काय करायला पाहिजे?
केल्विन मध्ये करायला काय करायला पाहिजे याच्यामध्ये? थ्री 323. 273. हा नाही नाही नाही, लक्षात आलं. काय? नाही आठवते. ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी व्हॉट इज टू बी ऍडेड? किती? 273 डिग्री सेंटीग्रेड ऍड केलं तर तुम्हाला केल्विन मिळेल ना? हो हो. ओके. ओके. आता -15चं ऍब्सोल्यूट किती झालं? $258. 258 ऍब्सोल्यूट झाला, म्हणजे 258 हा T1 झाला. ओके, 258 हा T1 झाला. T2 किती झाला? 30 डिग्री म्हणजे T2 किती झाला? 303. अच्छा, आता T2 मायनस T1 किती होईल? T2 मायनस T1 278. 45. हा 278. नाही 45 ना. काहीतरी चुकलं. हा हा, नाही 303. T2 आहे आपला 303 आणि T1 आहे 258. नाही 45. T2 मायनस T1 किती आलं तुमचं? 45. आणि T1 किती आहे? 258. 258. सीओपी किती आला? 5.73. 5.73. लक्षात घ्या, हे मायनस मध्ये काम करते म्हणून एवढा लो आलेला आहे. तुमचे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन्स असतात त्याच्यामध्ये जर तुम्ही एअर कंडिशनिंगचे जर काढायला घेतला तर तुम्हाला जास्त दाखवेल, तो 9, 8, 9 वगैरे असं दाखवेल कार्नट सीओपी. आणि प्रॅक्टिस मध्ये तेवढा नसतो ड्यू टू लॉसेस. पण कोणी जर कार्नट सीओपी कसा काढायचा म्हटलं तर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. हा फॉर्म्युला म्हणून सांगितलाय, शिकवलाय. सीओपी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ना, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स. Now let us take the example. Find out the COP of 5 TR ductable. 5 टन कॅपॅसिटी असलेला डक्टेबल आहे. आणि जर त्याचं पॉवर कन्झम्पशन कंप्रेसरचं 5 किलोवॅट असेल तर आपल्याला सीओपी पण काढायचा आहे आणि एनर्जी एफिशियंट रेशो पण काढायचा आहे, EER. आणि या दोघांचं रिलेशन पण एस्टॅब्लिश करायचं आहे की किती सीओपी म्हणजे EER. कंप्रेसरची पॉवर आहे 5 किलोवॅट आणि आपली याची कॅपॅसिटी आहे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आहे 5 TR. आपल्याला कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स काढायचं आहे. काय कराल? सुरुवात काय कराल? सर पण मी इथे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट काढावा लागेल कधी? नाही, 5 टन दिलाय ना. ओके, आणि मग सर वर्क डन पण 5 किलोवॅट दिलाय. ओके. 1 COP 1 COP. कोणी सांगितलं 1? मी विश्वेश. 1 येईल. नाही, विश्वेशनी 1 सांगितलं, अजयनी 1. ओके, अजून कोणी? 1 तर 100% झालं COP. सीओपी तर नेहमीच जास्तच असतो 1 पेक्षा, 100 नाही. 1 चुकलेलं आहे. 1 चुकलेलं आहे तुमचं. मी सांगतो काय चुकलंय ते. आवाज नाही येते. हॅलो, एक मिनिट सर. 1 म्हटलं चुकलेलं आहे.
परत तीच तुम्ही चूक करताय. परत मी सांगतो, लक्षात घ्या. कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स जेव्हा जेव्हा कधी काढला जातो हम्म. तेव्हा त्याचे रेफ्रिजरंट इफेक्ट किंवा वर्क डन किंवा डिनॉमिनेटर वगैरे जे दोन्ही युनिट असतात ना, ते वरचे खालचे, ते सेम पाहिजे. तर ओके. तुम्ही टीआर ला किलोवॅटनी नाही भागू शकत. टीआर ला तुम्हाला टीआर नीच भागावं लागेल. बीटीयू पर आवरला बीटीयू पर आवरनीच भागावं लागेल. किलो कॅलरीला किलो कॅलरीनीच भागावं लागेल. तुम्हाला ते कन्व्हर्शन करावं लागतील. तुम्ही दोन वेगवेगळे युनिट डिवाइड करून सीओपी काढता येत नाही. ओके. आता समजा इथे 5 टीआर आहे. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की 3.5 किलोवॅट म्हणजे 1 टीआर. तर आता आपल्याला खाली 5 किलोवॅटचं पॉवर कन्झम्पशन दिलेलं आहे. तर वरती टीआर ला आपण किलोवॅट मध्ये कन्वर्ट करणं सोपं जाईल आपल्याला. तर 5 टीआर ला किलोवॅट मध्ये कन्वर्ट केलं तर किती होईल? 5 गुणिले 3.5 divided by 5 kilowatt. So COP आला 3.5. COP has no unit. COP has no unit. It's a ratio. किंवा तुम्हाला दुसऱ्या कन्व्हर्जन मध्ये बीटीयू मध्ये काढायचं असेल तर बीटीयू मध्ये काढून पहा. वेगवेगळ्या युनिट मध्ये काढून पहा. सगळीकडे 3.5 येईल. विश्वेश, समझ में आया क्या? यस सर. अभी किलोवाट में निकाला है, तुमको बीटीयू पर आवर में करना है कैलकुलेट. हाँ सर. हाँ देखो, 5 टन को बीटीयू पर आवर में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? 5 × 12,000 कितना हो गया? 2, 5, 60,000. 60,000. 60,000 बीटीयू पर आवर हो गया ऊपर. यस सर. और नीचे 5 किलोवाट इंटू उसका 1 किलोवाट का अपन ने देखा ना, 3410. 5 × 3410. नीचे का कैसे करने का सर? 5 किलोवाट का हेलो, 5 किलोवाट है ना नीचे का. हाँ हेलो, 1 किलोवाट. हाँ हाँ 1 किलोवाट मतलब अपने देखा ना 3, 4. बस कैलकुलेटर नहीं आएगा. कैलकुलेटर गलत है. 60,000 BTU divided by 5 × 3410. 3410 15700. नहीं, एक 3.8 येईल त्याच्याने. 5 किलोवाट. 60,000 डिवाइड बाय काय? 60,000 divided by 15700. नहीं 60,000 divided by. 17050. हाँ तो सीओपी कितना है? 3.8. 3.4 ना, वही बोला मैंने. 3.8849. ऐसा वो तो थोड़ा यूनिट के कन्वर्जेंस में होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 3.5 3.4 यही, कोई भी यूनिट डालो यही आएगा सीओपी. समझे क्या विश्वास? यस सर. 3410 BTU per hour is 1 kilowatt. So 5 kilowatt मतलब 3410 into 5. और ऊपर आपका 60,000 आया है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 3.4 समथिंग आया कुछ. 3.51. हाँ करेक्ट है. ओके. अभी नाउ EER, एनर्जी एफिशिएंट रेशो. अभी सब मार्केट में ये चलता है एनर्जी एफिशिएंट रेशो. ओके, उसका डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंट रेशो को सीधा क्या करना पड़ता है? बीटीयू पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है. बीटीयू पर आवर डिवाइडेड बाय पावर कंजम्पशन जो रहता है वो किलोवाट में नहीं लेते, उसको वैट में लेते हैं इसमें EER में. तो बीटीयू पर आवर डिवाइडेड बाय वैट इज EER. ओके, सो बीटीयू पर आवर डिवाइडेड बाय वैट इज EER. तो यहाँ पे बीटीयू पर आवर कितना है? 60,000. हेलो. यस सर.
और यहाँ पे वैट कितना है? 157,000. नहीं, वैट वैट वैट. 60,000 तो BTU पर आवर हो गया, लेकिन पावर कंजम्पशन कितना अच्छा, दिया है? वैट 5 kilowatt. 5 किलोवाट. 5 किलोवाट है, तो 5,000. वैट कितना हुआ? 5,000. हाँ, तो वैट में कन्वर्ट करना पड़ता है ER निकालने के लिए. ER निकालने के लिए वैट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ER कितना आ गया? 12. 12. ओके. हेलो. यस Yes, सर. sir. ठीक है. Yes, sir. 12. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3.5 COP इज इक्वल टू 12 ER. 3.5 COP इज इक्वल टू 12 ER. तो 1 COP इज इक्वल टू कितना ER? 12 divided by 3.5. हाँ 3.42. हाँ, तो ये भी याद रखिए. 3.42. कभी आपको किसी ने कोई सवाल पूछा तो आपको ये कन्वर्जेंस करते आना चाहिए. 1.3.1 COP इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3.4 EER. ER. तुमच्याकडे ते हे डायग्राम्स मिळालेले आहेत ना तुम्हाला, ते याचे फ्रिऑन 22 आणि फ्रिऑन 12 चे डायग्राम्स आहेत ना तुमच्याकडे? काल सेंड केलेलं तेच ना सर? नाही, काल नाही पाठवले मी, त्याच्या आधी पण पाठवलंच नाही सुबोधने. सुबोध आपण यांना डायग्राम्स पाठवलेले आहेत ना फ्रिऑन 22 फ्रिऑन 12 चे? प्रेशर एन्थॅल्पी म्हणजे किती प्रेशरला काय एन्थॅल्पी किंवा काय टेम्परेचर आहे ते डायग्राम आहेत ना. आहेत का परत त्यांच्याकडे? जस्ट चेक करता येईल का? हा, चेक करता येईल का? पाठवले होते सर 27 जूनला. हो, 1 मिनिट.
हॅलो. येस सर. येस सर. आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, मोठं एक्झाम्पल आहे, अँड देन विल स्टॉप टुडे. बिफोर दॅट दोन गोष्टी तुम्हाला पॅरामीटर्स माहिती आहेत. वन इज कंप्रेसरच्या रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरच्या बाबतीत, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में दो चीज आपको देखना है. सभी के कंप्रेसर के बारे में भी ये लागू होता है. कंप्रेशन रेशियो, ये एक टर्मिनोलॉजी आपको मालूम है कि टर्मिनल प्रेशर रेशियो मतलब हेड प्रेशर, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर इन एब्सोल्यूट, अगेन इन एब्सोल्यूट, मतलब अगर गेज प्रेशर दे रहा है तो उसमें 14.7 ऐड करना पड़ता है. तो गेज प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो इज हेड प्रेशर इन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर इन एब्सोल्यूट. ये अपने को क्या देता है? कंप्रेशन रेशियो देता है कंप्रेसर का. ओके. और दूसरा एक टर्म होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. वो क्या होता है? एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट. एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है. आप लोग सब जानते हो, आप लोग ने सब मैकेनिकल इंजीनियर से, आप लोग ने जानते होंगे कि पिस्टन में सिलेंडर, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में यहाँ पे पिस्टन टाइप क्लियरेंस वॉल्यूम रखना पड़ता है ऊपर. वो जो क्लियरेंस वॉल्यूम रखना क्यों पड़ता है सब जानते हो, उसके पीछे के रीजन. वेयर एंड टेयर होके उसका क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो सकता है, नॉकिंग हो सकता है, पिस्टन्स का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. तो क्लियरेंस वॉल्यूम जो छोड़ा रहता है, दैट क्लियरेंस वॉल्यूम में जो वेपर ट्रैप होता है वो ट्रैप ही रहता है. वो उसको कभी वो इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, उसका कुछ उसको यूज नहीं होता है. दैट्स व्हाई ये एक्चुअल वेट मतलब थ्योरेटिकल वेट भले ही अलग होगा, उसका वॉल्यूम के हिसाब से, उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उतने हिसाब से वो कभी भी गैस उतना सक नहीं करता है. इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज ऑलवेज एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट, और एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100% इज अ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ये दो टर्मिनोलॉजी अपने को ध्यान में रखना है. ओके. तो अभी एक एग्जांपल नोट कर लीजिए. 3.66 into 2.75. 3.66 into 2.75 ये इंचेस में है ऑब्वियसली. 4 सिलेंडर रेफ्रिजरेंट 22 कंप्रेसर रनिंग एट 1750 आरपीएम, 1750 is operated against a condensing pressure of 220 psi. 220 psig गेज प्रेशर है ये. With an ऑपरेटेड against the pressure of discharge, condenser pressure मतलब discharge pressure, condenser pressure मतलब discharge pressure, evaporator pressure मतलब suction pressure. 220 psig and evaporator pressure is 68.5 psig. सर 68.5 है का? हाँ, किती सेक्शन प्रेशर? 68.5. ओके. फाइंड अपने को निकालना है, फाइंड द थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटीज ऑफ द कंप्रेसर. हमें वो निकालना है और कैपेसिटी निकालनी है. कैसे निकालेंगे हम उसको स्टडी करते हैं. थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर. हाँ, थ्योरेटिकल एक्चुअल दोनों देखते हैं उसमें कैसे क्या होगा. हाउ टू फाइंड आउट.
ओके, नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कंप्रेसर का, लास्ट टाइम जो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, Q इजिकल टू होगा आपके पास, देखिए T स्क्वायर L N इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 2200, बराबर? ये फॉर्मूला दिया था आपको लास्ट टाइम। नहीं सर, एक मिनट। Q इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन Yes, sir. N इंटू into आरपीएम RPM डिवाइडेड बाय divided by 2200, 2200. इट गिव्स Q, CFM देता है डायरेक्ट। ओके, तो 3.66 स्क्वायर, 3.66 का स्क्वायर इंटू 2.75 इंटू 4 इंटू 1750 डिवाइडेड बाय 2200, कितना CFM आया देखिए। सर N144 कैसे है वो? N बोले तो क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 दिया है ना इसमें, N इज ए नंबर ऑफ सिलेंडर, ओके तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो वॉल्यूम। ओके। एक सिलेंडर का ये फॉर्मूला है, N 4 सिलेंडर का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेलो, यस सर, कितना आया वो CFM? एक मिनट से। वन 117.2, हाँ, 117.3 CFM। हाँ, वन 117.21। ओके। अभी देखिए ऐसा है, अभी आप चार्ट बाद में देख लेना, रिफर कर लेना चार्ट में। अभी ये देखिए, ये कंप्रेसर का सक्शन पॉइंट सक्शन में आ रहा है कंप्रेसर के, बराबर? तो सक्शन प्रेशर कितना है अपना? 68.5 psi जी, बराबर? करेक्ट ना? यस सर। 68.5 psi जी के ऊपर अगर हम उसकी वेपर डेंसिटी देखते हैं चार्ट पे, चार्ट में वेपर डेंसिटी है। ओके, वेपर डेंसिटी क्या बोलती है? उसका वेपर डेंसिटी बोलती है 1.493 पाउंड पर क्यूबिक फीट, ये उसकी डेंसिटी है। 68.5 psi पे जब फ्रीऑन 22 कंप्रेसर के अंदर में सक हो रहा है, तब उसकी वेपर डेंसिटी है 1.493 पाउंड पर क्यूबिक फीट। ओके, और वो क्यूबिक फीट कितना सक कर रहा है? 117.3 अपन ने ऊपर निकाला, 117.3 क्यूबिक फीट निकल रहा है, क्यूबिक फीट पर मिनट निकाल रहा है, और उसका डेंसिटी है 1.49। अब 1.5 पकड़ के चलो आप रफली, तो थ्योरेटिकल वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट पंप कितना हो गया? 117.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5। समझा क्या ये? नहीं सर। क्या नहीं समझा इसमें आपको? और डेंसिटी चार्ट में से मतलब निकाली हमने। डेंसिटी चार्ट में से निकाले आप 68.5 psi जी को, आप डेंसिटी देखेंगे चार्ट में, वेपर डेंसिटी, तो वो है 1.5 पाउंड पर क्यूबिक फीट। ओके, 1.5 पाउंड पर क्यूबिक फीट। आपके पास चार्ट नहीं होंगे तो आप ये चार्ट नेट से कभी भी कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक क्यूबिक फीट, आवाज बहुत आ रहा है, डिस्टर्बेंस कहीं से आ रहा है। एक क्यूबिक फीट वॉल्यूम का वजन कितना हो गया है? 1.5 पाउंड फ्रीऑन का, ये प्रेशर पे, बराबर है? हेलो, यस सर। तो हम सब कितना कर रहा है कंप्रेसर? 117.3 क्यूबिक फीट पर मिनट ले रहा है ना? यस सर।
अब 117.3 क्यूबिक फीट ले रहा है और 1 क्यूबिक फीट का वजन अगर 1.5 है तो टोटल वजन कितना हो गया? 117 इंटू 1.5 ना, यस सर। तो वो हो गया 178.4। 175. हाँ 178 पकड़ के चलो आप, 178.4। ठीक है, 178.4 पर मिनट, पाउंड पर मिनट, 178 पाउंड पर मिनट ये रेफ्रिजरेंट फ्लो हो गया। काय माहिती नाही ते आहे ते. माहिती नाही तर काय कमाल आहे तुझी. माहिती नाही ते जात नाही कोणी. Now let us calculate the compression ratio. कंप्रेशन रेशियो अगर निकालने के लिए हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने के लिए कंप्रेशन रेशियो निकालना पड़ेगा। अभी कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालेंगे? उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना दिया है? 220। और सक्शन प्रेशर कितना दिया है? 68.5। हाँ जो भी 68.5 ना, तो कैसे आए, कितना आएगा कंप्रेशन रेशियो? 2.82। 2.82। 3.21 220 डिवाइड बाय 68.5 ना सर? सर एब्सोल्यूट है ना? क्या क्या क्या? 2.82। नहीं 220 220 डिवाइड बाय 68.5 ना? नहीं ना, एब्सोल्यूट ऐड करना चाहिए ना। 14.7 ऐड होईल ना। मैं आपको गेज प्रेशर दिया है, ओके। आपको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर कंप्रेशन रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन एब्सोल्यूट। अगर आपको पीएसआई जी के जगह ए लिखा होता है, पीएसआई ए लिखा होता है ए, तो फिर एब्सोल्यूट में होता है। यहाँ जी लिखा है मतलब आपको 14.7 ऐड करना पड़ेगा। ओके, दोनों में, दोनों केस में। राइट। हाँ 2.82 2.87 2.82। 82 जो भी है, जैसे भी आए हो। यस सर। नाउ कल मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था चार्ट। कल मैंने आपको एक पहला चार्ट व्हाट्सएप किया है, उसके ऊपर आप देखेंगे एक चार्ट है जो एफिशिएंसी परसेंट दिखा रहा है और कंप्रेशन रेशियो दिखा रहा है। एक साइड हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन रेशियो है, वर्टिकल में एफिशिएंसी दिखा रहा है। Yes, चार्ट sir. ध्यान में आ रहा है? हाँ यस सर। अभी आप देखिए 2.87 में या 2.82 में आपको अगर नीचे ड्रॉप कंप्रेशन रेशियो मार्क करते हो तो ऊपर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना परसेंट आ रहा है वो देखिए। Compression 2 point। माझी यायची कोणाची समझ में आ रहा है? सर एक बार बताइए ना फिर से, वो कौन से कंप्रेशन रेशियो वाले जो है फोटो उसमें देखना है ना? हाँ कंप्रेशन रेशियो वाला चार्ट में उसके ऊपर दो लाइन ऊपर, एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, एक ओवरऑल एफिशिएंसी है। यस सर। आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के चार्ट को रिफर करना है और 2.87 एक्चुअली यहाँ पे 2.87 आया हुआ है। आप 2.87 पकड़ के चलिए जब फॉर एग्जांपल 2.87 कंप्रेशन रेशियो में आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना मिल रहा है? 85। 85।
हाँ ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए 83 लिया है यहाँ पे हाँ कैलकुलेशन। 80 मेरे पास जो है 83 83 आता है वो, हाँ थोड़ा सा नीचे ही है वो 85 से, थोड़ा नीचे है उसमें। तो 83% उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई। कंप्रेशन रेशियो निकालने के बाद आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल गई, बराबर। सो अभी क्या हो गया, अभी आपको थ्योरेटिकल वेट मालूम है ऊपर कितना है, 178.4। तो आप उसको एक्चुअल को कैसे करेंगे, अभी 178.4 को अगर आप 0.83 से मल्टीप्लाई करेंगे, 83% एफिशिएंसी है, तो 178.4 इंटू 0.83 इज इक्वल टू 148.1 पाउंड पर मिनट। मतलब एक्चुअली वो 178 जाना चाहिए था वजन वेट उसका, लेकिन वो अभी ले रहा है 148 बिकॉज उसकी एफिशिएंसी 83% है। समझ में आया कि ये? यस सर। सर एक बार तो हमने पहले जो क्यू निकाला वो मतलब किसके लिए निकाला था आगे रिगार्डिंग? पहला जो क्यू निकाला वो थ्योरेटिकल क्यू निकाला, सिलेंडर के डायमेंशन से निकाला, डायमीटर से निकाला, लेंथ ऑफ स्ट्रोक से निकाला। ओके, वो थ्योरेटिकल हो गया, उतना उसका वॉल्यूम है, उसने करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी उतनी है, तो उतनी नहीं करते वो, बिकॉज उतनी कितनी करते हैं तो 83% ही करते हैं उसका, इसलिए 83% करते, इसलिए उसका जो वजन आया था 178.4 का, उसको हमने 83 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 148.1। तो ये क्या हो गया सर 148.07 पाउंड पर मिनट एक्चुअल वेट, ये 148 पाउंड पर मिनट उसका वो फ्लो वो कर रहा है। अब ईच पाउंड ऑफ रेफ्रिजरेंट विल प्रोड्यूस ए सर्टेन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट फॉर ऑपरेटिंग कंडीशन स्पेसिफाइड। अभी हमको अब 148 पाउंड उसका पर मिनट उसका फ्लो हो रहा है, अभी हम उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, समझो। ओके, ये 148 का उसका डब्ल्यू है, मतलब वेट रेफ्रिजरेंट फ्लो है 148 पाउंड ओके पर मिनट। अभी अगर हमको इसका टनेज निकालना है, रेफ्रिजरेंट टनेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट निकालना पड़ेगा कि नहीं? आपको मालूम है, आप लोग ने ग्राफ में भी देखा होगा, उस समय अपन ने पढ़ा H2 माइनस H1 निकालते हैं ना अपन, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। आपने पढ़ा है उसको? यस सर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको दो एंथैल्पी चार्ट में से देखनी चाहिए। सेचुरेटेड वेपर लिविंग द एवापोरेटर, मतलब वेपर का एंथैल्पी जो एवापोरेटर के बाहर जा रहा है, एवापोरेटर को जो वेपर छोड़ के जा रहा है, बराबर, उसका एंथैल्पी, और एवापोरेटर के एंट्री का एंथैल्पी, ये दोनों का डिफरेंस रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है, हमने देखा है उसको H2 माइनस H1। और ये कौन से चार्ट में से देखने का सर? ये फ्रियॉन 22 के प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में अगर आप देखेंगे, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट, वो आपने व्हाट्सएप किया था क्या? किया था, लेकिन आप अगर नहीं भी मिला तो आप किसी और चार्ट पे कभी भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अभी इसको वेरीफाई कर लीजिए। ओके, बोलिए। बोलिए। देखिए मैं वापस बोलता हूँ, एंथैल्पीज ऑफ सेचुरेटेड वेपर लिविंग द एवापोरेटर, वो एंथैल्पीज ऑफ सेचुरेटेड वेपर लिविंग द एवापोरेटर at 68.5 psig, and saturated liquid leaving the condenser at 220 psig। ये यहाँ का वो टेबल पे आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा रिस्पेक्टिवली
रिस्पेक्टिवली ये फिगर्स आएगी 108 फॉर कैलकुलेशन पर्पज ले तो 108 एंड 42 108 एंड 42 मतलब क्या हो गया है कि H2 हो गया आपके पीएच डायग्राम में अगर आप जाएंगे तो H2 हो गया 108 और H1 हो गया 42 क्योंकि जो लिक्विड की एंथैल्पी रहेगी कंडेंसर के आउटलेट की जो एंथैल्पी रहेगी वही एंथैल्पी एवापोरेटर के इनलेट में रहेगी वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉप होती है अपने को मालूम है पीएच डायग्राम में। यस सर। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना आया आपका 108 माइनस 42 नहीं 108 माइनस 42 कितना आया 66 क्या आ गया ये BTU पर पाउंड। हाँ मतलब तुमको आपको क्या मिल रहा है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या मिल रहा है 66 BTU पर पाउंड आपको रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मिल रहा है करेक्ट। हाँ और आपका एक्चुअल पाउंड पर मिनट कितना फ्लो हो रहा है अपन ने निकाला 148 148 हाँ बराबर है। 148 क्या है पाउंड पर मिनट और रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना है BTU पर पाउंड। तो पाउंड पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय BTU पर पाउंड क्या मिलेगा आपको 148 into 66 148 into 66 कीजिए 9768 BTU पर मिनट BTU per minute। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 60 से 586,080। हाँ ये क्या हो गया BTU पर R। हाँ अभी इसको 12,000 से डिवाइड कीजिए 48.49 अप्रोक्सीमेटली TR। ये कैपेसिटी इसकी कितनी आ गई अभी 49 TR। ठीक है यस सर। समझ में आया ये पूरा एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये समझ लीजिए ये पूरे 20 मार्क का क्वेश्चन है 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है फाइनल पेपर में। ओके ध्यान में रखिए इसको समझ के रखिए पढ़ लीजिए पूरा नोट डाउन कर लीजिए चार्ट पे रेफर कर लीजिए उसको। अगर आपको डाउट है आपके पास चार्ट नहीं है तो आप उसको रेफर कर लीजिए ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए वो मैच हो रहे या नहीं हो रहे। अगर नहीं मैच होते तो आप फिर उसको किसी और से नेट पे से डाउनलोड कर लीजिए चार्ट मिलते होंगे मिलना ही चाहिए वैसे हमने दिए हुए हैं आपको। ये प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है क्योंकि ये जरा थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था और थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जा रहा था लेकिन समझ में आ गया। यस सर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमको पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने के लिए एक्चुअल वॉल्यूम निकालना पड़ता है। एक्चुअल वॉल्यूम निकालने के बाद हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए कंप्रेशन रेशियो निकालना पड़ता है। कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए हमको चार्ट रिफर करना पड़ता है। तो उससे एफिशिएंसी मिलने के बाद एक्चुअल वॉल्यूम और एफिशिएंसी मिलने के बाद थ्योरेटिकल वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं आफ्टर गेटिंग द एफिशिएंसी। और उसके बाद हमको दोनों का एवापोरेटर का इनलेट एंड आउटलेट के एंथैल्पी डिफरेंस से रेफ्रिजरेंट इफेक्ट निकालते हैं। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट निकाल के हम उसका टोटल उसका रेफ्रिजरेंट फ्लो कितना है मालूम है और डिफेक्ट कितना है मालूम है तो उसके ऊपर से हम उसकी कैपेसिटी TR निकालते हैं। दिस इज द वे दिस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस से ये प्रॉब्लम है आया हुआ। ठीक है ओके इसमें कोई डाउट है किसी को कुछ एनी क्वेश्चंस और एनी अदर सब्जेक्ट आल्सो या किसी भी चीज के ऊपर कोई और क्वेश्चन है।
नहीं सर. आज काफी ज्यादा इसके ऊपर एग्जांपल्स हो गए हैं, काफी ब्रेन्स ये हो गया है, तो वी विल स्टॉप हियर टुडे. और कुछ है किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज विल पुट एंड टू इट. नेक्स्ट इसमें हम लोग और कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम फिर हीट लोड के ऊपर शुरुआत करेंगे, एक्चुअल हीट लोड. ठीक है सर. सुबोध can we close now? Should we close it now? Anything? पुढच्या वेळेस ते तुम्ही काय घ्यायचंय त्यांना आधीच कळवून द्या. ठीक आहे. ओके सर, थँक्यू. Okay, sir. Thank you. आता बाहेर गेले ते आवाज नाही येत आहे. हॅलो हॅलो. हा, अजून कोणी आहे? सगळे लेफ्ट नाही झाले. हो. हा झाले. हा बोला. मी हे म्हणत होतो पुढच्या याच्यात आता संजयनी येणार आहे तर एक्झाम ठेवायची का यांची? अजून एकही झाली नाही आहे टेस्ट.